हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस भाई आकाश में। आज के इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एक दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित भी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। और ये सभी जो प्रश्न हैं ये सभी एग्जामों में पूछे गए हैं और इन सभी प्रश्नों का पूछे जाने की संभावनाएं बहुत है। और इनसे संबंधित जो एडिशनल पॉइंट बताया जाएगा आप लोग को, वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्लास की खास बात यह है कि जीएस के इसमें जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का रिवीजन आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें जीएस के सभी सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए। इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर, स्टैटिक्स, सभी का इसमें आपका रिवीजन होने वाला है। चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा रुपए के चिन्ह को किस वर्ष अपनाया गया था। तो रुपए का चिन्ह इस तरह का है, इस तरह का ऐसे रहता है रुपए का चिन्ह। ये पूछ रहा है कि कब अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था भाई 2010 में। कब अपनाया गया था? 2010 में। और ये भी बात पूछा जाता है कि इसका डिजाइन किसने तैयार किया था। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये डी उदय कुमार ने इसका डिजाइन तैयार किया था। डी उदय कुमार ने इसका डिजाइन तैयार किया था। ये बातें आप लोग को, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक। इतनी बातें और कुछ चीजें पूछी जाती है। जैसे पूछा जाता है हमारे एग्जामों में कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया कब गया था। तो देखिए, जैसे अगर आपसे पूछे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। ये पूछा जाता है कब अपनाया गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। उसके बाद राष्ट्रगान पूछ ले, क्या है हमारा राष्ट्रगान, कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान हमारा जन गण मन है। उसके बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पूछ ले, कब अपनाया गया था? राष्ट्रगीत, दोनों में अंतर है। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। इसको कब अपनाया गया था? तो ये दोनों को अपनाया गया था 24 जनवरी सन 1950 को अपनाया गया, ठीक। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय पंचांग हमारा कब अपनाया गया, जो कि शक संवत पे आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग की बात कर लें कि कब अपनाया गया था हमारे हमारे संविधान सभा के द्वारा। तो ये अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च आज़ादी के बाद 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और ये किस संवत पे आधारित है? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, शक संवत पे आधारित है। ये भी बात एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए इतनी बातें रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि भारत सरकार द्वारा रुपए के चिन्ह को किस वर्ष अपनाया गया था, तो इसे अपनाया गया था 2010 में। डिजाइन किसने किया था? डी उदय कुमार। ये दोनों बातें एग्जाम में पूछी गई है। और राष्ट्रीय पंचांग हमारा कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 शक संवत पे आधारित है। ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है। और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, ये दोनों बातें पूछी जाती हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है। तो भारत की अगर सबसे लंबी नदी पूछे, तो आप सभी जानते हैं गंगा नदी है सबसे लंबी नदी। गंगा नदी कितने किलोमीटर के साथ? 2525 किलोमीटर के साथ ये भारत की सबसे लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर के साथ ये भारत की सबसे लंबी। लेकिन दूसरी सबसे लंबी पूछे तो गोदावरी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? गोदावरी नदी हो जाएगी। और गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी? 1465 किलोमीटर। अगर आपसे पूछेंगे कि कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, कुछ नदियां और उनकी लंबाइयों के देख लेते हैं। जैसे कृष्णा नदी की लंबाई पूछे तो ये 1400 किलोमीटर है, ठीक। कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर। उसके बाद यमुना नदी की बात करें, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो ये है 1376 किलोमीटर। कितना? 1376 किलोमीटर। वहीं अगर आपसे पूछे कि गोदावरी नदी की लंबाई बता दीजिए कितनी है, तो देखिए अगर आपसे पूछे कि गोदावरी नदी की लंबाई बता दीजिए, तो ये है आपकी कितने किलोमीटर? ये है आपका 1465 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे यमुना नदी की लंबाई बता दीजिए, तो वो हो गया 1376 किलोमीटर। अब एक बच रहा है आपका, वो कौन सा अमरकंटक से निकलती है? वो नर्मदा नदी की अगर आपसे पूछे कि लंबाई कितनी है,
तो वो है 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 किलोमीटर। और आप सभी जानते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी की लंबाई अगर आपसे पूछे तो इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। कितनी? 2880 किलोमीटर। लेकिन ये पूछता है कि इसमें भारत में इसमें भारत में कितने किलोमीटर तक बहती है? तो 1114 किलोमीटर भारत में बहती है। और अगर आपसे पूछे ब्रह्मपुत्र के बारे में, ब्रह्मपुत्रा के बारे में, ये लंबाई इसकी कितनी है? ये लंबाई जो है इसकी 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर है। लेकिन भारत में पूछे ये कितनी बहती है भारत में? तो 916 किलोमीटर। कितनी है? 916 किलोमीटर। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फिर आ चुका है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश कैसी मिसाइल है? तो देखिए आकाश जो है उस सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कहाँ से मार करेगा? सतह से सीधे। कहाँ से मार करेगा? हवा में मार करेगा। सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। कहाँ से कहाँ तक मार करेगा? तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। जैसे सबसे हल्की दूरी की अगर आपसे पूछे, सबसे कम दूरी की अगर आपसे पूछे कि भारत की जो है डीआरडीओ द्वारा विकसित सबसे कम, ये करंट अफेयर के प्रश्न यहाँ से देख लीजिए। सबसे कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली क्या है? सबसे कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? तो डीआरडीओ द्वारा विकसित सबसे कम दूरी के वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? वसुरोध नाम है। क्या नाम है? वसुरोध नाम है। इसको डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। और ये बात करेगा कि अगर पूछे कि इसका परीक्षण कहाँ से किया गया, परीक्षण, तो डीआरडीओ अपने परीक्षण ज़्यादातर परीक्षण कहाँ पे करता है? तो चांदीपुर उड़ीसा से। कहाँ से? चांदीपुर। और चांदीपुर आपका कहाँ पे है? उड़ीसा। वहाँ पे डीआरडीओ जो है अपना परीक्षण करता है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि वहाँ पे, अगर आपसे पूछे कि लॉन्ग रेंज के गाइडेड बम का नाम क्या है डीआरडीओ द्वारा विकसित? डीआरडीओ द्वारा विकसित लॉन्ग रेंज का गाइडेड बम का नाम क्या है? तो इसका नाम है गाइडेड बम। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गौरव। ठीक। ये भी एग्जाम में पूछा, मतलब ये अभी करंट अफेयर का प्रश्न है। ये दोनों करंट अफेयर के प्रश्न है, याद रखेंगे। और डीआरडीओ के बारे में बात करें, स्थापना पूछी जाती है कब हुई है? तो स्थापना और स्थापना दिवस भी पूछा जाता है। 1 जनवरी इसको स्थापना दिवस मनाते हैं, डीआरडीओ का स्थापना दिवस। और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि डीआरडीओ के हेड कौन है, तो समीर कामत है हेड। कौन है? समीर कामत इसके हेड है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। हमने इस प्रश्न का भी रिवीजन नहीं कराया। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो ये जो है आपके इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न है। देखिए, तो गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है 1465 किलोमीटर लंबाई के साथ, जबकि गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। और वहीं कृष्णा नदी की बात करें 1400 किलोमीटर लंबाई है, 1400 किलोमीटर। यमुना नदी की बात करें 1376 किलोमीटर लंबाई है। नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है। और वहीं पे सिंधु नदी की लंबाई पूछे तो वो 2880 किलोमीटर है। लेकिन भारत में ये मात्र 114 किलोमीटर बहती है। और ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो उसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में केवल 916 किलोमीटर बहती है। हमने डीआरडीओ के बारे में क्या बताया कि डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश कैसी मिसाइल है? तो वो सतह से सरफेस टू एयर मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। हमने बताया कि डीआरडीओ द्वारा विकसित जो है लॉन्ग रेंज का गाइडेड बम का नाम क्या है? तो उसका नाम है गौरव। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, उसका नाम क्या है? गौरव। अगर आपसे पूछे डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। हेड कौन है इसके? समीर कामत जी है। और डीआरडीओ, अभी हमने करंट अफेयर का प्रश्न क्या बताया कि सबसे कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली क्या है? तो उसका नाम है वसुरोध। अभी ये करंट अफेयर का प्रश्न है। और इसका परीक्षण कहाँ किया गया? चांदीपुर उड़ीसा से। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना, करंट अफेयर का प्रश्न है, पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? देखिए करंट अफेयर का ये भी प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इस बार 2024 में किसे घोषित किया गया? तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 2024 वाला ये है, तो घोषित किसे, अब 2025 में घोषित नहीं किया गया, 2024 में किसे घोषित किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को घोषित किया गया। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, किसे? डोनाल्ड ट्रंप को। अगर आपसे पूछे कि ये डोनाल्ड ट्रंप कौन है, तो ये
अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कौन है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अमेरिका के 47 नंबर के 47वें क्या है, 47वें राष्ट्रपति हैं। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। और ये किस, इनकी पार्टी का नाम भी पूछ ले सकता है। पार्टी का नाम क्या है, तो रिपब्लिकन पार्टी है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। रिपब्लिकन पार्टी इनके पार्टी का नाम है। अगर आपसे पूछे कि इनके शपथ कौन दिलाया था, तो जॉन रॉबर्टसन इनको शपथ दिलाया था। किसने शपथ किसने दिलाया, तो जॉन रॉबर्टसन ने इनको शपथ दिलाया था। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कार्यकाल उनका 4 वर्ष का होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। दूसरी बार ये राष्ट्रपति बने हैं। तो देखिए ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है कि टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, किसे घोषित किया 2024 में, तो डोनाल्ड ट्रंप को घोषित किया है। और ये अमेरिका के 47 नंबर के राष्ट्रपति हैं। और इनकी पार्टी का नाम क्या है, रिपब्लिकन पार्टी है इनके पार्टी का नाम है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि इनको शपथ किसने दिलाया, तो जॉन रॉबर्टसन ने इनको शपथ दिलाया। कार्यकाल इनका 4 वर्ष है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बायो से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीका विषाणु रोग मुख्यतः किस मच्छरों के से होता है। तो देखिए जीका एक रोग है। जीका क्या है, एक रोग है जो कि विषाणु जनित है। वो पूछ रहा है किस मच्छर के काटने से होता है, तो एंडीज मच्छर के काटने से होता है, एंडीज मच्छर। जबकि अगर आपसे पूछे कि ये प्रभावित किसे करता है, जीका ये जो रोग है, ये जो है जीका, ये प्रभावित किस अंग को करता है, ये भी बातें पूछ सकता है एग्जाम में। प्रभावित ये तंत्रिका तंत्र को करता है। किसको प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे। मलेरिया पूछे किस मच्छर के काटने से होता है, ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है। मलेरिया अगर आपसे पूछे किस मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे मादा एनाफिलीज मच्छर के, किसके, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। और इसकी जो दवा होती है वो कुनैन होती है। क्या दवा होती है, कुनैन, सिनकोना के वृक्ष से मिलता है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे डेंगू और चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है, डेंगू एंड चिकनगुनिया भी मच्छर के काटने से होता है। ये दोनों पूछे किस मच्छर के काटने से होता है, तो ये मादा एंडीज मच्छर के काटने से होता है। किस मच्छर के, मादा एंडीज मच्छर के काटने से होता है। वहीं बात करें फाइलेरिया रोग, फाइलेरिया एक मच्छर के काटने से होने वाला रोग है। फाइलेरिया रोग अगर आपसे पूछे ये किस मच्छर के काटने से होता है, तो ये मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मादा इसको किस मच्छर के काटने से होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि जीका विषाणु रोग मुख्यतः किस मच्छर के काटने से होता है, तो ये एंडीज मच्छर के काटने से होता है। प्रभावित क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक, और मलेरिया हमने बताया तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया की दवा कुनैन होती है। और डेंगू और चिकनगुनिया ये जो किसके काटने से होता है, तो मादा एंडीज मच्छर के काटने से होता है। और फाइलेरिया रोग जो है मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जीएसटी विधेयक 2015 में पेश किया गया था वह एक, तो ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये एक संविधान संशोधक विधेयक था। ठीक, एग्जाम में पूछा गया, वहां पे ऑप्शन क्या सही था, यह एक संविधान संशोधक विधेयक था। संविधान संशोधन विधेयक था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कैसा विधेयक था, संविधान संशोधन विधेयक। और किस नंबर का विधेयक था, तो 122 नंबर का विधेयक था। अगर जबकि पूछे कि इसके तहत संशोधन मतलब कौन सा संशोधन हमारे संविधान में किया गया, तो ये 101वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था, 2016 में हुआ था। इसके तहत संविधान में कौन सा अनुच्छेद के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, अनुच्छेद 279A के तहत इसको संवैधानिक, जीएसटी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक, अगर वहीं पे पूछ ले संविधान, अच्छा संशोधन तो 2016 में हुआ था, लेकिन पहले बताइए संशोधन के पहले इसको पारित कब किया गया था। अगर पारित का पूछे तो देखिए पारित हुआ था 2015 में। 2015 में लोकसभा से पारित हो गया। और 2016 से कहाँ पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ। और 2016 में ही क्या हो गया, इसको
2016 में भी संविधान में संशोधन किया गया। और लागू करने की बात करें, समिति कौन सी बनी थी, जीएसटी को लेकर समिति कौन सी बनी थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे, विजय केलकर के समिति पे कहने पे ये सभी काम किया गया था। तो ये भी बातें यहाँ पे ध्यान रखेंगे, विजय केलकर समिति थी। कौन सी समिति थी, कि विजय केलकर समिति थी। और इसे जीएसटी को कब लागू किया गया हमारे पूरे देश में, तो सबसे पहले असम में लागू किया गया था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कब लागू किया गया था असम में, ये भी पूछा गया, 1 जुलाई 2017 को सबसे पहले असम में लागू किया गया था। तो इतनी बातें जीएसटी से याद रखेंगे। हमने क्या बताया कि जीएसटी विधेयक 2015 में पेश किया गया, वह एक कौन सा विधेयक था, तो ये एक संविधान संशोधन विधेयक था। कैसा विधेयक था, संविधान विधेयक कई प्रकार के होते हैं, धन विधेयक और वगैरह वगैरह, तो ये संविधान संशोधन विधेयक था। तो 122 नंबर का, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके तहत संविधान में कौन सा संशोधन किया गया, तो 101वां संविधान संशोधन, जो कि 2016 में हुआ। संवैधानिक दर्जा मिला इसको अनुच्छेद 279 के ए के द्वारा। पारित कब हुआ था, तो 2015 में लोकसभा में आया था, 2016 में ये राज्यसभा से पारित हुआ। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, आगे बात करें, हमने बताया कि इसकी समिति कौन सी थी, तो विजय केलकर की समिति पे। और असम में सबसे पहले लागू हुआ था, सर्वप्रथम लागू असम में 1 जुलाई 2017 को। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए अच्छा है, तो देखिए ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और कह रहा है कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कई तरीके हैं, जैसे किसी भी पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन का प्रयोग कर सकते हैं। क्या किसका प्रयोग करते हैं, उसमें क्लोरीन गैस, क्लोरीन का भी प्रयोग कर सकते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए। ये एग्जाम में पूछा गया कि तालाबों के पानी को शुद्ध करने के लिए या फिर कुओं के पानी के शुद्ध करने के लिए तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ओजोन से भी, ओजोन भी जो है कीटाणु नाशक है। यूवी लाइट से क्या कर सकते हैं, प्योर बना सकते हैं, यूवी लाइट से भी प्योर बना सकते हैं। और अगली बात अगर आपसे पूछे तो अगली बात है आरओ से भी पानी को शुद्ध किया जाता है, जिसको बोलते हैं हिंदी, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, आरओ भी पानी को क्या करता है, शुद्ध करता है। तो इतनी पानी को प्योर करने की तरीका है, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें से आप लोग को एग्जाम में क्या मिलता है, क्लोरीनीकरण के द्वारा भी पानी को शुद्ध किया जाता है, ओजोन के द्वारा भी पानी को शुद्ध किया जाता है, यूवी लाइट से भी पानी को शुद्ध किया जाता है, और रिवर्स ऑस्मोसिस जिसे क्या बोलते हैं, आरओ, इसके द्वारा भी पानी को शुद्ध किया जाता है। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी पर कुल मीठा पानी कितना है, अगर आपके एग्जाम में पूछ ले, ये एग्जाम में पूछी जाने वाली प्रश्न है, पृथ्वी पर जो है मीठा पानी कितना है, तो पृथ्वी पे जो मीठा पानी है वो मात्र 3% है। कितना परसेंट, 3%, कुल पानी का 3% है, जिसमें से 2% पानी कहाँ पे है, ग्लेशियर में है। 2% पानी कहाँ पे, बर्फ जमा हुआ है, ग्लेशियर में है। और इसमें से 1% पानी कहाँ पे है, 1% पानी जो है पीने योग्य है, 1% पानी जो है पीने योग्य है। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखा। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी पर कुल पानी कितनी है, अगर ये पूछ ले कि पृथ्वी पर पानी कितना है, पृथ्वी पर पानी कितना है, तो पृथ्वी पर कुल पानी जो है वो 71% है। कितना, 71% है। तो इतनी बातें ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर आपसे पूछे कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए अच्छा है, तो इसमें क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का, ओजोन की बात करें, ओजोन का भी, यूवी लाइट का भी, और रिवर्स ऑस्मोसिस जिसे आरओ बोलते हैं, ये भी पानी को शुद्ध करता है। पृथ्वी पे पानी 71% है। अगर आपसे पूछे जिसमें से पृथ्वी में मीठा पानी कितना है, 3%, और ग्लेशियर पे पानी 2%, और पीने योग्य पानी जो है मात्र 1% है। ठीक, अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट आ चुका है, दिवसों से संबंधित हर एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून के दिन। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कुछ और दिवसों के बारे में, ये चलिए चर्चा करते हैं। जैसे विश्व ओजोन दिवस अगर आपसे पूछ ले कब मनाया जाता है, यहाँ पे नोट करेंगे, विश्व ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है, तो विश्व जो ओजोन दिवस है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये जो 2 दिसंबर के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं, 2 दिसंबर के दिन। अगर आपसे पूछे जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं,
विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये 11 जुलाई के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 जुलाई के दिन। कुछ इंपॉर्टेंट डे आप लोग को ध्यान रखना है जो एग्जाम में पूछे जाता है। विश्व ध्यान दिवस अभी मनाए जाने की शुरुआत हुई है। इसको विश्व विश्व ध्यान विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ध्यान दिवस जो है ये 21 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। कब? 21 दिसंबर के दिन। अगर आपसे पूछे कि मेरे पे योग दिवस कब मनाया जाता है, योग दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है जो है 21 जून के दिन। ठीक, 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन सूर्य मकर रेखा पे होता है। मकर नहीं भाई, उत्तर में रहेगा तो कर्क रेखा पे। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून के दिन मनाया जाता है। विश्व ध्यान दिवस हमने बताया 21 दिसंबर के दिन। और विश्व योग दिवस जो है ये 21 जून के दिन मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर के दिन। और जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के दिन हम लोग मनाते हैं। ये सभी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण दिवस है, जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। पर्सनल कंप्यूटर में कौन संगणना करता है? तो पर्सनल कंप्यूटर में जो संगणना करता है उसका नाम है सीपीयू, जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसे बोलते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म है। अगर आपसे पूछे सीपीयू को क्या बोलते हैं, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। कंप्यूटर, इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक, तो ये इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर में कौन संगणना करता है। तो सीपीयू संगणना करता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क भी कंप्यूटर का कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ लगती है? सबसे बड़ी सीमा भारत की जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ कितना सीमा लगता है? तो 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर सीमा लगती है। अगर आपसे पूछे कि भारत का जो सबसे छोटा सीमा किसके साथ लगता है, तो जो सबसे छोटा जो सीमा है अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। कितने किलोमीटर लगती है? तो मात्र 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर मात्र सीमा लगती है। अगर आपसे पूछे भारत की कुल सीमा कितने देश के साथ लगती है, भारत की कुल सीमा जो है, भारत की जो है कुल सीमा कितने देश के साथ लगता है, तो कुल सीमा जो है भारत की टोटल 7 देशों के साथ लगता है। 15,106 किलोमीटर कुल सीमा भारत का 15,106 किलोमीटर लगता है। ये चलिए कौन कौन से देश हैं, जैसे सबसे पहले आप लोग पाकिस्तान से शुरू करते हैं। पाकिस्तान से सीमा लगता है भारत का। अभी हमने बताया अफगानिस्तान से भी सीमा लगता है, अफगानिस्तान से भी भारत का सीमा लगता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और आपका एक तिब्बत यार, तिब्बत तो चीन के अभी तिब्बत में हो गया। तिब्बत नहीं, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, एक म्यांमार हो गया। ये 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। ठीक, और टोटल कितने किलोमीटर? 15,106 किलोमीटर टोटल सीमा लगती है स्थल से। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत की जो सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ लगती है, वो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। हमने बताया कुल सीमा जो है भारत की जो 7 देशों के साथ लगती है, और 15,106 किलोमीटर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इतने देशों के साथ सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न अगला कह रहा है कि शरद कमल, श्रीजा, अकुला, मणिक, बत्रा संबंधित हैं। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये जो सभी हैं वो टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस के सभी खिलाड़ी हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी एग्जाम में खेल और उसके खिलाड़ियों के बारे में बात करता है। ये सभी जो करंट अफेयर के प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी करंट के जो है खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी नहीं है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रवीण कुमार किस खेल के खिलाड़ी हैं? प्रवीण कुमार बता दीजिए किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये जो है ऊंची कूद के, किसके खिलाड़ी हैं? ऊंची कूद के। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि वहीं पे रानी रामपाल किसकी खिलाड़ी हैं? रानी रामपाल किसकी खिलाड़ी हैं? तो ये जो है हॉकी की खिलाड़ी हैं, रानी रामपाल हॉकी की। और ये अभी संन्यास की घोषणा की है। किस चीज़ की? संन्यास की घोषणा की है, मतलब कि ये हॉकी अब नहीं खेलेंगी। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे आर अश्विन किसके प्लेयर हैं? आर अश्विन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में ये प्रश्न पूछ ले। आर अश्विन किसकी प्लेयर है? क्रिकेटर है। तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। अभी इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की। संन्यास की। एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, राफेल नडाल अगर आपसे पूछे किसके खिलाड़ी हैं? तो ये क्या खेलते हैं? टेबल टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं? टेबल टेनिस खेलते हैं। और इन्होंने भी अभी संन्यास की घोषणा की। किसकी घोषणा की? संन्यास की। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्पेन के रहने वाले हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि शरद कमल, श्रीजा अकुला, मानिक बत्रा ये किस खेल से संबंधित? टेबल टेनिस। प्रवीण कुमार ऊंची कूद से संबंधित है। रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है। अभी करंट अफेयर का प्रश्न है, इन्होंने संन्यास की घोषणा की। और जो है आर अश्विन क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, अभी इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। करंट अफेयर का प्रश्न है। राफेल नडाल टेबल टेनिस खेलते हैं और संन्यास की इन्होंने भी घोषणा की। तो ये भी करंट अफेयर का प्रश्न बन गया है। स्पेन के रहने वाले हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? फिर दिवस से प्रश्न आ गया क्या? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 31 मई के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है वो आप लोग को ध्यान रखना है। कब मनाया जाता है? 31 मई के दिन मनाया जाता है। ठीक, अगर आपसे और प्रश्न पूछे, जैसे अगर आपसे पूछे कि यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये यूनानी दिवस जो है 11 फरवरी के दिन मनाया गया। किस? 11 फरवरी के दिन। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं? विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं? तो दलहन दिवस जो है, विश्व दलहन दिवस, वो ये 10 फरवरी है यार। वो 10 फरवरी के दिन मनाते हैं। कब? 10 फरवरी। दलहन के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे भारत है पूरे विश्व में। और भारत के राज्यों में पूछे तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा दलहन का उत्पादन करता है। सांकेतिक भाषा दिवस अगर आपसे पूछे कब मनाया जाता है? सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 सितंबर के दिन। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर के दिन सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टाइगर डे तो वो 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है। कब? 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है। तो इतनी डेट के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई के दिन मनाया जाता है। यूनानी दिवस हमने बताया कब? 11 फरवरी के दिन। और विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी के दिन। और विश्व टाइगर दिवस 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई के दिन। और सांकेतिक भाषा डे कब मनाया जाता है? 23 सितंबर के दिन मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बताया कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 109वें सत्र की मेजबानी करेगा। तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? करंट अफेयर का प्रश्न है। ये मेजबानी करेगा लखनऊ यूनिवर्सिटी। कौन? लखनऊ विश्वविद्यालय। और इसके साथ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? करंट अफेयर का प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि जो है इसका जो है 19वें सत्र का जो आयोजन कब होगा? तो 19वें सत्र का इसका आयोजन जो है 2024 में। कब? 2024 में हो चुका है। अगर आपसे पूछे कि 2026 में राष्ट्रमंडल खेल कौन आयोजन करेगा? 2026 में जो है राष्ट्रमंडल जो खेल है, राष्ट्रमंडल खेल, इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो ग्लासगो में होगा। कहाँ पे? ग्लासगो में होगा। ग्लासगो कहाँ पे है? तो ये स्कॉटलैंड में। कहाँ पे? स्कॉटलैंड में है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ पे होगा? विश्व पुस्तक मेला, इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो वो नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। और अगर आपसे पूछे इसका फोकस देश क्या था? इसका फोकस देश कौन था? फोकस देश
तो इसका फोकस देश जो है रूस था। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 109वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो लखनऊ यूनिवर्सिटी करेगा। आयोजन इसका 2024 में हुआ। अगर आपसे पूछे 2026 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कौन करेगा? तो करंट अफेयर का प्रश्न है ये। तो कौन करेगा 2026 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड करेगा। और ये भी करंट अफेयर का है कि विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। इसमें फोकस देश कौन था? रूस था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है? हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, बायोटेक्नोलॉजी। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यहाँ पे आंसर इसका नोट करेंगे। इसका अर्थ है जो है बायोटेक्नोलॉजी का कि जो है क्या यार परेशान कर दिया है। बायोटेक्नोलॉजी का अर्थ पूछ रहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में सजीव का मतलब जिसमें जीव है, जिस सजीव जीवों का क्या करना? उपयोग करना, इसका अर्थ होता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो जैव प्रौद्योगिकी है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। आइए चलिए देखते हैं इसका कौन कौन सा दो प्रकार होता है। पहले प्रकार में ऐसा होता है जिसमें जीन का प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं जीन जैव प्रौद्योगिकी। उसको क्या बोलते हैं? जीन जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और दूसरा जो इसका मॉडल होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? वो कहते हैं गैर जीन बायोटेक्नोलॉजी। गैर जीन जैव प्रौद्योगिकी यानी कि गैर जीन बायोटेक्नोलॉजी। और जीन वाले में क्या करते हैं? इसमें जीन का क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं। इसमें जीन का क्या होता है? जीन का स्थानांतरण होता है। ठीक ठीक। और जो गैर जीन वाला जो है इसमें कोशिका का स्थानांतरण करके करते हैं, कोशिका का, या फिर ऊतक का स्थानांतरण करते हैं, ऊतक का, या फिर पूरे शरीर का स्थानांतरण करते हैं। पूरे शरीर का क्या करते हैं? पूरे शरीर का स्थानांतरण करते हैं। ठीक, स्थानांतरण करके कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं गैर जीन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक। और जैव प्रौद्योगिकी का कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे अभी हमने बताया जैव प्रौद्योगिकी के कुछ एग्जाम्पल, जैसे वो हो गया, इसको थोड़ा साफ सफाई करते हैं, और जैव प्रौद्योगिकी के कुछ एग्जाम्पल जैसे देखिए, गोल्डन राइस हो गया आपका। क्या हो गया? गोल्डन राइस कैसे बनाया गया है? गोल्डन राइस बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया। आपका बीटी बैगन भी अगर आपसे पूछे किससे बनाया गया है, बीटी बैगन भी कैसे बनाया गया, तो वो भी जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ही बनाया गया। सारोगेसी भी किस क्रिया से किया जाता है, तो वो जैव टेक्नोलॉजी के द्वारा ही किया जाता है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है? तो औद्योगिक क्षेत्रों में सजीव जीवों का उपयोग करना, ये क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे सारोगेसी करना, गोल्डन राइस कृत्रिम तरीके से गोल्डन राइस बनाया गया, बीटी बैगन भी कृत्रिम तरीके से बनाया गया, बीटी बैगन। ठीक, ये दो प्रकार का होता है बायोटेक्नोलॉजी। एक तो जीन का प्रयोग करके किया जाता है और एक बिना जीन का प्रयोग किया जाता है। जो जीन का प्रयोग करके किया जाता है उसमें तो प्रयोग होगा जीन, और जो बिना जीन का प्रयोग करके बनाया जाता है उसमें या तो कोशिका का प्रयोग करते हैं, या तो ऊतक का प्रयोग करते हैं, या तो पूरे शरीर का ही स्थानांतरण करके, पूरे बॉडी का स्थानांतरण करके किसी नए चीज को बनाते हैं। अगला प्रश्न है, फिर इसी तरह का प्रश्न है कि डिबगिंग की प्रक्रिया क्या है? तो डिबगिंग की प्रक्रिया है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जो त्रुटियों की जांच करना, उसको कहते हैं डिबगिंग। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों को जांच करना क्या कहलाता है? त्रुटियों की जांच करना क्या कहलाता है? जांच ये करना कहलाता है डिबगिंग। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि जावा और पाइथन क्या है, जैसे अगर आपसे पूछे जावा एंड पाइथन के बारे में पूछ ले, ये क्या है,
तो प्रोग्रामिंग भाषा आप लोग बता देंगे, क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर भाषा है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया। जावा और पाइथन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इंटेल अगर आपसे पूछ ले क्या है, इंटेल पूछ ले क्या है, तो ये प्रोसेसर है, कंप्यूटर का क्या है प्रोसेसर है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि डिबगिंग की प्रक्रिया क्या है। तो सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम में क्या करना, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करना क्या कहलाता है, वो डिबगिंग कहलाता है। ठीक, जावा और पाइथन क्या है प्रोग्रामिंग भाषा है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इंटेल पूछ ले आपको क्या है, तो ये प्रोसेसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपको कैसा लगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आपको वहां पे पीडीएफ मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो अभी जो गणतंत्र दिवस मनाया गया ना 2025 में, किस नंबर का था, ये 76वें नंबर का था। इसमें पूछ रहा है कि मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो थे प्रबोवो सुबियांतो। कौन थे, प्रबोवो सुबियांतो। और प्रबोवो सुबियांतो कौन थे, तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। कौन थे, इंडोनेशिया के कौन थे, इंडोनेशिया के क्या थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। कहाँ के, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। 76वें नंबर का गणतंत्र दिवस था। इसका थीम क्या था, अगर आपसे थीम पूछे तो स्वर्णिम भारत, ये क्या थी, स्वर्णिम, इसका थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, इसका थीम था। क्या था, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, इसका थीम था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि जो भारत हमारा जो पहले हम लोग मनाए थे 26 जनवरी 1950 में, जो हमारा पहला गणतंत्र दिवस था, पहला जो था, पहला गणतंत्र दिवस जो था, पहला गणतंत्र दिवस जो था, उसमें मुख्य अतिथि कौन थे। उसमें अगर आपसे पूछे कि मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसमें जो है मुख्य अतिथि कौन थे, इसमें थे आपके सुकीर्णो। कौन थे, सुकीर्णो। और सुकीर्णो अगर आपसे पूछे कौन थे, तो ये भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे। कौन थे, इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे। तो ये दोनों बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ये जो है हमने बताया, जो ये करंट अफेयर का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2025 में जो गणतंत्रता दिवस मनाया गया वो 76 नंबर का था। और इसमें जो है वो मुख्य अतिथि कौन थे, तो उसमें प्रबोवो सुबियांतो थे। और प्रबोवो सुबियांतो कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और थीम इसका क्या था, जो 2025 वाला हमारा गणतंत्र दिवस था, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, इसका थीम था। और जो पहला 26 जनवरी 1950 में हम लोग पहला गणतंत्र दिवस मनाए थे, उसका थीम क्या था, उसका जो मुख्य अतिथि कौन थे, सुकीर्णो थे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम में पूछा जाता है, साइंस से प्रश्न है। साइंस से प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि सामान्य वार्तालाप शोर का स्तर क्या है। तो ये पूछ रहा है कि कितने डेसिबल होता है सामान्य वार्तालाप, जो हम लोग बातचीत करते हैं, तो वो 60 डेसिबल के आसपास होता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, 60 dB के आसपास होता है, हम लोग सामान्य बोलचाल में जो प्रयोग करते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भाई वाहनों का जो शोर होता है, वाहनों का जो आवाज होता है वो कितना डेसिबल होता है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखें, ये 80 से 85 डेसिबल होता है। 80 से 85 जो है डेसिबल होता है, वाहन हो गया। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे अगर आपसे पूछे कि सायरन कितने डेसिबल होता है, सायरन जो फैक्ट्रियों वगैरह में या फिर जो आईएएस के गाड़ी पे, आईपीएस के गाड़ी पे, या फिर एम्बुलेंस के ऊपर लगा होता है या पुलिस की गाड़ी के ऊपर लगा होता है, उसका जो आवाज़ कितना होता है, तो 110 से 130 डेसिबल होता है, 110 से 130 डेसिबल। वहीं पे आपसे पूछे आतिशबाजी किसे बोलते हैं, आतिशबाजी किसे बोलते हैं, आतिशबाजी मतलब जैसे पटाखा फोड़ना, रॉकेट फोड़ना, बमन फोड़ना, तो ये होता है 140 से लेकर के 160 dB होता है। इसकी जो ध्वनि होती है 140 से 160 dB तक होती है। अगर अब कुछ ध्वनि के बारे में बात करें, ध्वनि के बारे में, तो ध्वनि एक कैसी गति होती है,
कैसी तरंग होती है, तो ये जो है ध्वनि तरंगे जो है हमेशा ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा भी गया है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कैसी तरंग होती है ध्वनि? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि की अगर आपसे पूछे कि वायु में चाल क्या होता है, वायु में चाल क्या होता है, तो इसका जो वायु में चाल होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना? 332 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपसे पूछे कि हवा कहाँ नहीं चलती है, ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है कि हवा जो ध्वनि कहाँ पे नहीं चलती है, ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चलती है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चलती, ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि देखिए सामान्य वार्तालाप का शोर का स्तर क्या है, तो वो 60 डेसिबल के बीच में होता है। ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है, उसका जो आवाज़ होता है, जो हम लोग सामान्य बात करते हैं 7 डेसिबल होता है, 60। और वाहन की जो है कितनी डेसिबल में होता है, तो 80 से 85। जबकि सायरन पूछ ले, सायरन 100 से 110 से 130 डेसिबल होता है। आतिशबाजी जो है 140 से 160 डेसिबल होता है। और ध्वनि कहाँ पे नहीं चलती, तो निर्वात में नहीं चलती। जो स्पेस यात्री गए जाते हैं स्पेस में, वो बोलते हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पे सुनाई नहीं देता। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला बात आप लोग ध्यान रखना है कि ध्वनि की बात करें, ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कैसी तरंग होती है? ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी से प्रश्न है। इकोनॉमी से क्या प्रश्न है कि चेक कितने माह के लिए वैध होता है? चेक जो हम लोग जिसे मनी ऑर्डर बोलते हैं, चेक जो बैंक से पैसा निकाला जाता है, ये 3 माह के लिए वैलिड होता है। कितने माह के लिए? 3 माह के लिए। पहले कितने माह के लिए वैध होता था? पहले कितने माह के लिए वैध होता था? पहले 6 माह के लिए वैध होता था, 6 माह के लिए। लेकिन इसे कम कब कर दिया गया? तो ये 1 अप्रैल जो है 1 अप्रैल 2012 को इसको कितने माह कर दिया गया? 3 माह के लिए इसे वैध कर दिया गया। ठीक, मात्र 3 माह के लिए ही वैध होता है। पोस्ट डेटेड चेक किसे कहते हैं? ये कुछ चेकों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि पोस्ट डेटेड चेक किसे बोलते हैं, तो ऐसा चेक जिसमें भविष्य की तारीख क्या होती है, लिखी होती है। तो ये से ऐसा चेक जिसमें किसकी तारीख लिखी होती है? भविष्य ऐसा चेक जिसपे भविष्य की तारीख लिखी हो, भविष्य की तारीख लिखी हो। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोलते हैं? पोस्ट डेटेड चेक। और अगर आपसे पूछे कि आउट डेटेड चेक किसे बोलते हैं? आउटडेटेड चेक किसे बोलते हैं? तो आउटडेटेड चेक ऐसा चेक जिसकी क्या हो चुकी हो, वो 3 माह की अवधि पूरी हो चुकी हो। 3 माह की अवधि से क्या हो चुका हो, अधिक हो चुका हो, तो उसको क्या बोलते हैं? आउटडेटेड चेक बोलते हैं। जैसे चेक कितने माह के लिए वैध होता है? तो 3 माह के लिए वैध होता है। लेकिन जब 3 माह के लिए वैध ज़्यादा हो जाएगा 3 माह से, तो उसे क्या बोल दिया जाएगा? आउटडेटेड चेक हो जाएगा। तो 3 माह से अधिक वैध वो पार हो जाएगा। पोस्ट डेटेड चेक किसे कहते हैं? जो भविष्य की तारीख के लिए लिखी हो, उसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। जो चेक जो 3 माह के लिए वैध होता है, पहले ये 6 माह के लिए वैध होता था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया? 1 अप्रैल 2012 से कह दिया गया कि अब मात्र ये 3 माह के लिए ही वैध होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शिमला समझौता 1972 में कहाँ किया गया था? तो ये देखिए गजब का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिमला समझौता के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है कि शिमला समझौता किसके बीच में हुआ था? तो भारत पाकिस्तान के बीच में। भारत की तरफ से कौन थी? तो भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और पाकिस्तान की तरफ से कौन था? तो इसकी तरफ से था जुल्फिकार भुट्टो। कौन था? जुल्फिकार भुट्टो। तो ये बातें एग्जाम में पूछी जाती थी। पहले ये बातें एग्जाम में क्या की जाती थी? पूछी जाती थी। ठीक, लेकिन अब एग्जाम में क्या पूछा गया? अब एग्जाम में पूछा गया कि ये कहाँ पे हस्ताक्षर इस पे किया गया, यानी कि वो पैलेस का नाम, भवन का नाम पूछ लिया जहाँ पे इस पे हस्ताक्षर किया गया था। तो बरनेसे क्या बोलते हैं? बरनेसे कोर्ट भवन में इस पे क्या किया गया? हस्ताक्षर किया गया था। तो ये बात एग्जाम में पूछ लिया था। और इसके बाद ही कौन सा लाइन खींचा गया?
इसके बाद ही कौन सा लाइन खींचा, कौन सी रेखा खींचा गया, तो नियंत्रण रेखा खींचा गया। इसके बाद ही नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचा गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। आप लोगों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में भी सुना होगा, जिसको क्या बोलते हैं, LAC बोलते हैं। LAC इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअल कंट्रोल ये पूछे कब खींचा गया, तो ये भारत और चीन के बीच में 1962 में खींचा गया। कब खींचा गया, 1962 में। और किसके बीच में, तो ये भी बात है, मतलब भारत एंड चीन के बीच में। जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पे, किसके बीच में, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक, कितनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। हमने क्या बताया, शिमला समझौता 1972 में कहाँ किया गया, तो ये वाराणसी कोर्ट भवन में किया गया, वाराणसी कोर्ट भवन में किया गया। ठीक, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और किसके बीच में हुआ था, तो ये सभी हम लोग जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में। कौन था, भारत की ओर से इंदिरा गांधी थी, पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार भुट्टो थे। ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सिग्नेचर किया था और कहाँ पे सिग्नेचर किया गया, तो वाराणसी कोर्ट भवन में। इसके बाद ही कौन सा लाइन खींचा गया, तो इसके बाद ही LOC खींचा गया, जिसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि LAC किसके बीच में है, तो ये इंडिया और चीन के बीच में, जिसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1962 में इसे खींचा गया था। गंगा कार्य योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसकी उद्देश्य जो है गंगा नदी की सफाई करना है। यहाँ पे लिख लीजिए, 1986 में शुरू हुआ था राजीव गांधी के द्वारा। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या था, गंगा नदी की सफाई करना। उद्देश्य क्या था, गंगा नदी की सफाई, इसका उद्देश्य था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको शुरू कब किया गया था, 1986 में हमने बताया। किसने शुरू किया था, तो राजीव गांधी के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा उस समय शुरू किया गया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। स्टार्टअप इंडिया योजना अगर आपसे पूछे, स्टार्टअप इंडिया योजना, ये इसको कब शुरू किया गया, तो इसको जो है शुरू किया गया 16 जनवरी 2016 को। कब शुरू किया गया, 16 जनवरी 2016। उज्ज्वला योजना अगर आपसे पूछे कब शुरू किया गया, उज्ज्वला योजना ये कब शुरू किया गया था, तो उज्ज्वला योजना जो है 1 मई 2016। कब, 1 मई 2016। एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना अगर आपसे पूछे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये कब शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 को। कब, 28 अगस्त 2014 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण था। जैसे गंगा कार्य योजना का उद्देश्य क्या था, तो गंगा नदी की सफाई करना इसका उद्देश्य था। 1986 में से शुरू किया गया था राजीव गांधी के द्वारा। स्टार्टअप इंडिया योजना 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट योजना है। उज्ज्वला योजना कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1 मई 2016 को शुरू किया गया। और प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। इसको हम लोग बार बार पढ़ेंगे, जिससे आप लोग को याद हो जाएगा। वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशतता लगभग कितना है, तो नाइट्रोजन पूछ ले तो वायुमंडल में जो है 78% है, और ये सर्वाधिक है। सर्वाधिक गैस वायुमंडल में कौन सी पाई जाती है, तो वो जो है क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन ही पाई जाती है। सूत्र N2 होता है। क्या होता है इसका फार्मूला, जो है N2 होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखें। वहीं अगर आपसे पूछे कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वैसे तो आप लोग 21% रहते होंगे, मुझे पता है 21%, लेकिन वैसे भी अगर आपसे एग्जाम में पूछे 2.95% इसका जो है 2.95% इसका परसेंटेज है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी ध्यान रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपसे पूछे कितने % है, जिसे क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं। वैसे आप लोग 0.03% इसका है, लेकिन 0.36% आप लोग इसको टोटल याद रखेंगे। 0.36% आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्गन, एक और गैस आर्गन के बारे में एग्जाम में कभी कभी पूछा गया है कि आर्गन कितने % है वायुमंडल में। आर्गन, तो देखिए ये एक अक्रिय गैस है, जिसे नोबल और शाही गैस कहते हैं। इसका परसेंटेज 9.9
सॉरी 0.93% है, 0.93% है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी 78% है, जिसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन ही पाया जाता है। N2 इसका सूत्र होता है। आर्गन वायुमंडल में कितना पाया जाता है, 0.93% आर्गन पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 21%। वैसे आप लोग याद रख सकते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे 20.95%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, CO2 जिसे बोलते हैं, 0.036% पाया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एग्जाम में पूछा गया है। तापमान को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। तो देखिए जैसे ऑटो कट वाला प्रेस होता है, महत्वपूर्ण है, ऑटो कट वाला प्रेस होता है, गीजर होता है ऑटो कट वाला, और वो होता है क्या बोलते हैं उसको, इंडक्शन वगैरह ऑटो कट वाला होता है। तो उसमें जो है ताप को नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट लगा होता है। क्या लगा होता है, थर्मोस्टेट। और ये बातें एग्जाम में पूछी गई है। एग्जामिनर को भी पता है कि आप लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, वही सब चीज़ें पूछता है कि आप लोग यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को पता है कि नहीं उस चीज़ के बारे में, तो इसी वजह से पूछ लेता है। और थर्मामीटर के बाद, और आप लोग यूज करते हैं लेकिन आप लोग को पता नहीं होता है। तापमान का इसमें क्या कहते हैं, तापमान का इससे क्या करते हैं, माप करते हैं थर्मामीटर से। ठीक, एक और है थर्मोकपल के बारे में। थर्मोकपल क्या काम करता है, तो ये भी तापमान का माप करता है। क्या करता है, तापमान का माप करता है, लेकिन ये थर्मामीटर के जैसे नहीं होता, ये एक सेंसर के जैसे काम करता है। सेंसर जैसे क्या बोलते हैं, कार में लगा होता है, या फिर लैपटॉप वगैरह में लगा होता है। जब ये हीट होता है, आपका जो भी डिवाइस वगैरह में लगा होता है थर्मोकपल, या फिर कार वगैरह में लगा होता है थर्मोकपल। जब वो हीट होता है तो आपको ये सूचना प्रदान करता है कि मतलब आपका डिवाइस जो है हीट हो गया है, आपकी गाड़ी हीट हो गई है, तो उसको बोलते हैं थर्मोकपल। ठीक, एक बात, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जो है विद्युत धारा की माप किसमें करते हैं, विद्युत धारा की माप किसमें करते हैं, तो वो अमीटर से करते हैं। किससे करते हैं, अमीटर से करते हैं। अगर आपसे पूछे कि मेरे पे गहराई की माप किसमें करते हैं, गहराई की माप किससे करते हैं, तो वो जो है फैदोमीटर से करते हैं। किससे मीटर करते हैं, फैदोमीटर से गहराई की माप करते हैं, फैदोमीटर से। ठीक, हमने बताया था फैदोमीटर हो गया। अगर आपसे पूछे कि वायुमंडलीय दाब का मापन किससे करते हैं, वायुमंडलीय दाब का मापन किसे करते हैं, तो बैरोमीटर से करते हैं। किससे, बैरोमीटर से। तो ये कुछ मीटर है, इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे आगे बढ़ते हैं, इसका रिवीजन करिए कि तापमान को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण क्या है, थर्मोस्टेट है। क्या है, थर्मोस्टेट है। हमने बताया विद्युत धारा की माप अमीटर से करते हैं, और गहराई की माप किससे बोलते हैं, फैदोमीटर से करते हैं। हमने बताया थर्मामीटर क्या काम करता है, तापमान का बुखार वगैरह मापा जाता है, और इसको डॉक्टरों के पास में होता है। और थर्मोकपल क्या काम करता है, ये तापमान का ये भी मापता है, लेकिन ये सेंसर के जैसे होता है, सूचक होता है। ठीक, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ये बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, दाब को किस संदर्भ में मापा जाता है, तो दाब को जो है वो बल और क्षेत्रफल के संदर्भ में मापा जाता है। एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न सभी रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी रेलवे के एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल प्रश्न एग्जाम में पूछा गया हो। बल एवं क्षेत्र होता है, इसका क्या होता है, दाब को किस संदर्भ में मापते हैं, तो बल व क्षेत्रफल के संदर्भ में, या फिर क्षेत्र के संदर्भ में मापते हैं। दाब बराबर क्या होता है, दाब। अगर आपसे पूछे कि दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर जो है, दाब जिसे P बोलते हैं, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल को A से इंडिकेट करते हैं, बल को क्या कहते हैं, बल F। तो P बराबर होता है प्रेशर P बराबर होता है F बटे A। ठीक, एकांक क्षेत्रफल पे लंबवत लगाए गए बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। मात्रक पूछ ले, मात्रक दाब का क्या होता है, मात्रक भी नोट करो। मात्रक दाब का क्या होता है, दाब का जो मात्रक होता है उसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसका जो मात्रक होता है पास्कल। ठीक,
ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हमने बताया कि रक्त दाब, अगर आपसे पूछे कि वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं, अभी हमने बताया वायुमंडलीय दाब अगर आपसे पूछ ले किस में मापते हैं, तो वो मापते हैं बैरोमीटर से। किस में मापते हैं? बैरोमीटर से। हमने बताया इसका जो है एसआई मात्रक अगर आपसे पूछ ले, एसआई मात्रक पूछ ले, तो इसका एसआई मात्रक होता है बार। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? बार होता है। अगर आपसे पूछे रक्त दाब किस यंत्र से मापते हैं, रक्त दाब किस में मापते हैं, तो इसको मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब मापते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। चलिए रिवीजन करते हैं कि दाब को किस संदर्भ में मापा जाता है। बल और क्षेत्रफल के क्षेत्र के संदर्भ में मापा जाता है दाब को। अगर आपसे पूछे कि दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, और P बराबर F बटे A होता है। मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से। एसआई मात्रक क्या होता है? इसका बार होता है। और रक्त दाब को किससे मापते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। ठीक। छोटी और बड़ी आंत में कौन ज्यादा लंबी है? तो छोटी और बड़ी आंत में छोटी आंत सबसे ज्यादा लंबी है। कौन सी लंबी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण बायो से प्रश्न है। छोटी आंत और बड़ी आंत में सबसे ज्यादा लंबी कौन है? तो वो सबसे ज्यादा लंबी है छोटी आंत है। छोटी आंत है। हमने बताया था कि छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। भोजन का क्या करते हैं? भोजन का पाचन होता है, पाचन। और साथ में भोजन का इसमें क्या होता है? अवशोषण भी होता है। क्या होता है? भोजन का पाचन और भोजन का क्या होता है? इसमें अवशोषण भी होता है। और छोटी आंत की लंबाई हमने बताया था कितनी होती है? छोटी आंत की जो लंबाई होती है या तो 6 मीटर आपको मिलेगा या तो 20 फीट मिलेगा, 20 फीट या 6 मीटर। वहीं पे बड़ी आंत के बारे में हमने क्या बताया था? बड़ी आंत के बारे में हमने बताया था कि जो है इसकी जो लंबाई, ये क्या काम करती है? ये जल का अवशोषण करती है। क्या काम करती है? जल का। ये पाचन तो नहीं करती है, लेकिन इसमें जल का अवशोषण होता है। ठीक, जल का अवशोषण होता है। और लंबाई इसकी क्या है? 1.5 मीटर होती है। कितनी? 1.5 मीटर। या फिर फीट में पूछेगा तो ये 5 फीट होती है। 1.5 मीटर या 5 फीट इसकी लंबाई होती है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि छोटी और बड़ी आंत में कौन ज्यादा लंबी होती है। तो छोटी आंत ज्यादा लंबी होती है। छोटी आंत का कार्य क्या है? तो ये भोजन का पाचन करती है, भोजन का अवशोषण करती है। ठीक, लंबाई 6 मीटर या फिर 20 फीट इसकी लंबाई होती है। बड़ी आंत के बारे में हमने क्या बताया? ये जल का अवशोषण करती है। लंबाई जो है इसकी कितनी होती है? 1.5 मीटर या फिर 5 फीट। आगे बढ़ते हैं कि ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम क्या है। तो ब्लूटूथ के जो आविष्कारकर्ता हैं उनका नाम है हार्टसन। क्या नाम है उनका? हार्टसन। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता हार्टसन है। वहीं पे कुछ चीज़ों के आविष्कारकर्ता, जैसे टेलीफोन अगर आपसे पूछ ले, टेलीफोन के आविष्कारकर्ता कौन है? तो ग्राहम बेल है। ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कार करता है। वहीं पे अगर आपसे पूछे टेलीफोन, मोबाइल के आविष्कार, टेलीफोन और मोबाइल दोनों अलग अलग है। मोबाइल के आविष्कार करता कौन है? तो वो है मार्टिन कूपर। मोबाइल फोन वो है कौन? मार्टिन कूपर। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मार्टिन कूपर मोबाइल फोन के आविष्कार करता है। अगर आपसे पूछे कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। एडिसन बल्ब का आविष्कार करते हैं। और वहीं पे अगर आपसे पूछे एक्सरे का खोज किसने किया, एक्सरे का खोज किसने किया था, तो रॉन्टजन ने एक्सरे का खोज किया था। किसने? रॉन्टजन ने एक्सरे का खोज किया था। दूरबीन का खोज किसने किया? दूरबीन का खोज किसने किया? तो गैलीलियो ने किया। गैलीलियो ने किया दूरबीन का खोज। और अगर आपसे पूछे कि टेलीविजन का खोज किसने किया, टेलीविजन का खोज किसने किया, तो लोगी बेयर्ड ने किया था। किसने? टेलीविजन का खोज किसने किया? लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का खोज किया था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम क्या है, तो हार्टसन है ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता। और अगर आपसे पूछे टेलीफोन के आविष्कारकर्ता कौन है, ग्राहम बेल है।
अगर आपसे पूछे मोबाइल के आविष्कार करता मार्टिन कूपर है। अगर आपसे पूछे बल्ब के आविष्कार करता एडिसन है। एक्सरे के आविष्कार करता रॉन्टजन है। दूरबीन के आविष्कार करता गैलीलियो है। टेलीविजन के आविष्कार करता कौन है? लोगी बेयर्ड है। इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। हमने बताया अगला प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि GSAT-31 क्या है? तो ये जो है दूर संचार उपग्रह है। कैसा है? दूर संचार, संचार कहते हैं या फिर दूर संचार उपग्रह है, उपग्रह। ये बातें आप लोग ध्यान रखें। आइए चलिए उपग्रहों के बारे में बात करें। अगर आपसे पूछे कि उपग्रह की जो पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, उपग्रह की जो है पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 36,000 किलोमीटर जिसकी ऊंचाई होती है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे इसको भेजा जाता है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, तो 11.2 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति सेकंड है पृथ्वी का पलायन वेग। ठीक, किलोमीटर प्रति सेकंड है। इतने स्पीड से अगर हम किसी वस्तु को फेंक दें तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पृथ्वी के बाहर हो जाएगा। हमारा पहला उपग्रह क्या था? अगर आपसे पूछे कि भारत का जो है पहला उपग्रह कौन था, तो भारत का जो पहला उपग्रह था इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट नाम था। क्या था? आर्यभट्ट नाम थी, जिन्हें गोली जीरो का खोज किया था। और इसको कब भेजा गया था? 1975 में। इसके में कौन सा देश मदद किया था? तो सोवियत संघ, रूस की मदद से भेजा गया था, रूस की मदद से भेजा गया था। तो ये भी बात है जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि GSAT-31 क्या है, तो ये दूर संचार उपग्रह है। क्या है? दूर संचार उपग्रह। हमने बताया पहला उपग्रह हमारा क्या था, तो हमारा पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। इसको रूस की मदद से भेजा गया था 1975 में। ठीक, स्पेस पे जाने वाला पहला जो है देश कौन था? वो रूस था। पृथ्वी की ऊंचाई कितनी है? तो हमारा जो उपग्रह होते हैं उनकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? पृथ्वी से ऊंचाई जो है कितनी होती है? उनकी 36,000 किलोमीटर होती है। पलायन वेग पृथ्वी का कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नोबल गैस कितनी है? तो 6 हमारे पास कुल नोबल गैस है। नोबल गैस को ही क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शाही गैस। नोबल गैस को ही कहते हैं शाही गैस, या फिर इसे बोलते हैं अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं इसको? अक्रिय गैस कह के भी एग्जाम में पूछता है। इसको ही क्या बोलते हैं? निष्क्रिय गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निष्क्रिय गैस कह के भी एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। शाही गैसों के बारे में देखिए 6 होते हैं। पहला हो गया हीलियम। हीलियम प्रयोग गुब्बारों में भरने के लिए किया जाता है इसका, हीलियम। दूसरा आप लोग ध्यान रखेंगे नियॉन, हीलियम नियॉन। और तीसरा आप लोग ध्यान रखेंगे जेनॉन, हीलियम नियॉन जेनॉन क्रिप्टॉन। चौथा आप लोग ध्यान रखेंगे क्रिप्टॉन रेडान। पांचवा हो गया रेडान जेनॉन हो गया, नहीं जेनॉन हो गया। हीलियम नियॉन जेनॉन क्रिप्टॉन रेडान। और छठा जो आपका है वो हो जाएगा आपका आर्गन, जिसमें से आर्गन जो है हमारे वायुमंडल में जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। और रेडान जो है सबसे कम पाया जाने वाला अक्रिय गैस है, सबसे कम पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा आर्गन पाया जाता है। अभी हमने बताया आर्गन कितना पाया जाता है, तो आर्गन जो है अभी हमने बताया था वो कितना 0.93% पाया जाता है। कितना? 0.93% आर्गन पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। ठीक, तो चलिए रिवीजन करते हैं कि नोबल गैस क्या है। तो नोबल गैस को ही शाही गैस बोलते हैं, इसे अक्रिय गैस भी बोलते हैं, इसे निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं, निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हीलियम नियॉन जेनॉन क्रिप्टॉन रेडॉन आर्गन, और जिसे सर्वाधिक वायुमंडल में पाया जाने वाला है आर्गन। और सबसे कम कौन सा गैस पाया जाता है? वो रेडॉन। अक्रिय गैसों में बात हो रही है, पूरे गैसों में नहीं, केवल अक्रिय गैसों में। ओ नो, कंट्रोल Z होगा, आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन है? अगर आपसे पूछे दक्षिणतम बिंदु तो हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। अगर दक्षिणतम बिंदु जब पूछेगा ना तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? इसका पुराना नाम है, इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट। क्या है? पिगमिलियन पॉइंट। तो ठीक है, पिगमिलियन पॉइंट इसका पुराना नाम है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है,
भारत देश का अगर आपसे पूछे कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा केप कोमीर। केप केमोरिन। केप कोमेरिन को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। ठीक, तो ये दो अलग अलग प्रश्न है जिसे आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? अगर वहीं आपसे पूछे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु बता दीजिए कौन है, तो सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है। क्या है? इंदिरा कॉल है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। ठीक, ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है। ये लद्दाख राज्य में। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणी हो गया, पश्चिमी बता दीजिए, पूर्वी बता दीजिए। देखिए पश्चिमी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। पश्चिमी बिंदु भारत का कौन सा है? सबसे पश्चिमी बिंदु जो है भारत का पश्चिम, तो वो है गौहर माथा। क्या है? गौहर माथा, जिसको क्या बोलते हैं? सरक्रिक भी बोलते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं? सरक्रिक बोलते हैं। और सरक्रिक किस राज्य में? गुजरात में। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, सबसे भारत की जो सबसे पूर्वी बिंदु है, इसको किबिथु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किबिथु, या फिर इसे वालांगू भी बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। देखिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का मैंने बताया पुराना नाम क्या है? पिगमिलियन पॉइंट है इसका पुराना नाम है। और केप केमोरिन कहाँ का सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछे तो केप केमोरिन या फिर कन्याकुमारी कहते हैं। उत्तरी बिंदु सबसे कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है, लद्दाख में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु का है गौहर माथा, सरक्रिक, गुजरात में है। पूर्वी बिंदु किबिथु या फिर वलांगू है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, फार्मिक अम्ल को ही क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मिथनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं? मिथनोइक अम्ल भी इसे बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। फलों को काटने में, सब्जी में, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? या फिर नींबू में पूछ ले कौन सा अम्ल पाया जाता है? या फिर वो जो संतरे में पूछा जाता है, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? तो इसमें जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, वहीं अगर आपसे पूछे कि वहीं पे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल। वहीं पे क्या बोलते हैं उसको? दूध हो गया। सेब में पूछ लीजिए, सेब में भी पूछा जाता है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। कैसा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, तो इतनी अम्लों के बारे में आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। हमने बताया दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फल में जैसे नींबू संतरे हो गए, इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फल नींबू संतरे साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। न्यूमिस्मेटिक में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो देखिए न्यूमिस्मेटिक में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। अब कुछ अध्ययनों के बारे में देख लेते हैं। जैसे ऊतक का अध्ययन किस में करते हैं? ऊतक का अध्ययन ये हिस्टोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन। वैसे हमने बताया मिट्टी का अध्ययन किस में करते हैं? मिट्टी का अध्ययन तो इसको कहते हैं पेडोलॉजी में। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मिट्टी का अध्ययन। अगर आपसे पूछे कहीं पे कि भूकंप का अध्ययन करते हैं किसमें? भूकंप का अध्ययन किस में करते हैं? तो सिस्मोलॉजी में। किस में करते हैं? सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन किस में किया जाता है?
ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का अध्ययन ये किस शाखा में किया जाता है? ये किया जाता है कॉस्मोलॉजी। किसमें? कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। अगर वहीं पे पूछिए, अगर आपसे पूछे जनसंख्या का अध्ययन किसे किया जाता है, जनसंख्या का अध्ययन किसे किया जाता है, तो उसमें जो है डेमोग्राफी में किया जाता है। किसमें? डेमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। विषाणु का अध्ययन अगर आपसे पूछे, विषाणु का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो वायरोलॉजी में किया जाता है विषाणु का अध्ययन। तो इतनी चीजें आप लोग को ध्यान रखना है, सभी महत्वपूर्ण है। चलिए रिवीजन करते हैं कि न्यूमिस्मेटिक में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सिक्कों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ऊतकों का अध्ययन किसमें किया जाता है? हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी में, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी में, विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए।